नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बेटे ने अपनी माँ को पहाड़ों की ऊंचाई से दिया धक्का और आज अचानक से अपनी उसी माँ को अपने दरवाजे पर देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। अरे शरद, तुम समझते क्यों नहीं हो? अब मुझसे तुम्हारी माँ की झिक झिक और बर्दाश्त नहीं की जाती। आखिर कब तक मैं यह सब बर्दाश्त करती रहूं? कितनी बार कहा है तुमसे कि अपनी माँ को कहीं छोड़ आओ। मुझसे अब इस बुढ़िया के नखरे देखे नहीं जाते। अरे, जब से आई है तब से मेरा दिमाग खराब कर रखा है। हमेशा किसी न किसी बात पर झिक झिक करती ही रहती है। कह देती हूँ, अगर तुमने इसका कुछ इंतजाम नहीं किया ना तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तब शरद बोला, अरे बीबी, तुम समझती नहीं हो। मैं अभी माँ को कहीं नहीं छोड़कर आ सकता। एक बार माँ अपनी जमीन मेरे नाम कर दे, उसके बाद मैं खुद इनका कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही दूंगा। तब शरद की पत्नी कीर्ति शरद से बोली, शरद, लगता है तुम भी अपना दिमाग किसी को दे आए हो। अरे, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? जब तुम्हारी माँ मर जाएगी तो तुम्हारी माँ की सारी जमीन जायदाद तो वैसे भी तुम्हारे ही नाम हो जाएगी। और वैसे भी जब से तुम्हारे पापा की मौत हुई है तब से तुम्हारी माँ यहाँ हमारे सर पर आकर पड़ गई है। देखो शरद, मुझसे अब और बोझा नहीं ढोया जाएगा इस बुढ़िया का। क्या करें, गांव में पड़ी रहती क्या जरूरत थी? और ऐसे ही तुम बेवकूफ जो अपनी माँ को अपने साथ लेकर यहाँ चले आए। गांव में रहती तो कौन सा इन्हें कोई खा जाता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इतनी सी बात समझ ही नहीं आती। दरअसल शरद के परिवार में कुल मिलाकर 4 लोग थे। शरद के माता पिता, शरद की बहन और वह खुद। उसकी माताजी का नाम रामकली था और पिता का नाम जोगिंदर सिंह। शरद की बहन उससे बड़ी थी और रामकली और जोगिंदर जी ने अपनी बेटी की शादी शरद से पहले ही कर दी थी। और उसकी शादी के बाद लगभग 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने अपने बेटे की भी शादी कर दी थी। शादी के बाद बहू बेटा दोनों अपने गांव से दूर जाकर शहर में रहने लगे और माता पिता दोनों घर पर अकेले रह गए। और धीरे धीरे दोनों माँ बाप भी अपने बेटा और बहू के बिना सामान्य जीवन जी रहे थे। बीतते समय के साथ साथ उनकी उम्र भी बढ़ रही थी। 2-4 साल में कभी कभार उनका बेटा गांव घूमने आ जाया करता था। तो उसके बाद वह समय अब बढ़ता ही गया और कई कई साल तक वह नहीं आता था। लेकिन 3 महीने पहले ही शरद के पिता जोगेंद्र जी की मृत्यु हुई थी, जिसकी खबर मिलने पर शरद अपने गांव गया और गांव जाकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। जब पिता का अंतिम संस्कार हो गया तो शरद शहर के लिए निकलने लगा। लेकिन गांव के सभी लोग उससे कहने लगे, अरे, कैसा नालायक बेटा है तू शरद। अपनी माँ को इस हालत में बेसहारा किसके भरोसे छोड़कर जाएगा? आखिर अब इसका यहाँ है ही कौन तेरे अलावा? दोनों माँ बाप का कोई भी सहारा ही नहीं था। लेकिन फिर भी तू इन्हें छोड़कर चला गया। चल, तब तो फिर भी ठीक था। दोनों बुढ़े बुढ़िया ने एक दूसरे के सहारे अब तक अपना जीवन जी लिया। लेकिन अब जब तेरे पिता की भी मौत हो गई है तो उसके बाद भी तू अपनी माँ को यहाँ छोड़कर जा रहा है। किसके भरोसे? आखिर कौन है यहाँ जो उसका ध्यान रखे?
गांव पड़ोस के लोगों की बातें सुनकर शरद को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई, या कहो कि उसकी बची कुची जो गैरत थी, उसकी बदौलत वह अपनी माँ को साथ लेकर शहर आ गया और तब से उसकी माँ उसके साथ ही रह रही है। शरद के 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे काफी बड़े हैं, लेकिन घर से बाहर रहते थे। लेकिन वे अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर ही आए हुए थे और जब उनकी दादी उनके साथ रहने उनके घर आई तो वह भी बड़े खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी दादी को कभी बचपन में देखा था, लेकिन पिछले कई सालों से उनके पिता ना ही तो उन्हें गांव लेकर गए थे और ना ही उनके दादा दादी शहर में आए थे। लेकिन इस बार शरद की बेटी की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वह कॉलेज में एडमिशन लेने वाली थी और इसीलिए अब वह अपने घर ही आ गई थी। शरद ने अपनी बेटी का एडमिशन अपने ही शहर के कॉलेज में करवा दिया और अब शरद की बेटी घर पर ही रहती थी, तो वह अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। 3 महीनों में ही वह अपनी दादी से बहुत घुल मिल गई थी, जबकि शरद की पत्नी को उसकी सास एक आंख न सुहाती। उसका बस चलता तो वह अपनी सास को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालकर खड़ा कर देती, लेकिन अभी तक वह कुछ नहीं कर पाई। लेकिन आज जब उसने शरद से कहा तो शरद ने भी अपनी पत्नी को अपने मन की बात बताई कि आखिर क्यों वह अपनी माँ को अपने पास रख रहा है। लेकिन जब आज शरद की पत्नी ने कहा कि वह अपनी माँ को अपने पास रखे या ना रखे, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यदि शरद की माँ मर जाती है तो भी उनकी सारी जमीन जायदाद सब कुछ शरद को ही मिलने वाला है। तो यह सब सोचकर शरद ने निश्चय किया कि अब वह अपनी माँ से छुटकारा पाकर ही रहेगा। दोनों पति पत्नी बेचारी रामकली जी को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, और क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि उनके बच्चे अपनी दादी को कितना प्यार करने लगे हैं, और इसीलिए उन दोनों ने यह डिसाइड किया कि वे अपनी माँ को जल्दी ही अपने रास्ते से निपटा देंगे, क्योंकि यदि वह ज़्यादा समय तक रुकी तो उनके बच्चों का लगाव अपनी दादी के प्रति और बढ़ता जाएगा। इसीलिए दोनों पति पत्नी शरद और कीर्ति ने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने बच्चों से बात की और एक फैमिली टूर पर जाने का प्लान बनाया, और अब सब लोगों ने डिसाइड किया कि वे लोग मनाली घूमने के लिए जाएंगे। और जैसा कि सब कुछ तय किया गया था, शाम के समय वे लोग मनाली के लिए निकल गए। पूरा परिवार गाड़ी में मस्ती करते हुए मनाली की ओर बढ़ रहा था और रात तक वे लोग मनाली पहुंच चुके थे। उन लोगों ने वहां पर जो होटल पहले से ही बुक किया हुआ था, सभी लोगों ने वहां पहुंचकर अपने अपने कमरे में रात को आराम किया और सुबह होते ही सब लोग रेडी होकर घूमने के लिए निकल पड़े। आज उनके टूर का पहला दिन था और प्लान के अनुसार वे लोग सुबह सुबह ही मनाली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फीले मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंच गए। वहीं सुहानी घाटियों और मनमोहक नज़ारे के बीच एक बहती हुई नदी उनके नज़ारों को और लुभावना बना रही थी। इधर कीर्ति और शरद के मन में कुछ और ही था। वे लोग अपनी माँ को पहाड़ी तक लेकर पहुँचे, जहाँ से फिसलने पर उनकी माँ सीधे तेजी से बहती उस नदी में जा गिरी, जिससे उनके बचने की कोई संभावना न बचे। लेकिन
वह अपने बच्चों के सामने ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे। इसीलिए वे उस ऊंचाई तक बच्चों के साथ गए। लेकिन नजर बचते ही कीर्ति ने अपनी सांस को धक्का दे दिया और रामकली जी अपने आप को संभाल नहीं पाईं और उनका पैर फिसल गया। तेज चीख के साथ रामकली जी बर्फ की उस चट्टान से फिसल गईं। उन्हें देखकर उनके पोते पोती अपनी दादी को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन शरद और कीर्ति ने अपने बच्चों को संभाल लिया। पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई गई। उन्होंने बताया कि वे लोग यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे और यहाँ से उनकी माँ जी का पैर फिसल गया। पुलिस ने छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने शरद और कीर्ति को बताया कि पानी का बहाव इतना तेज था कि इसमें बहने में किसी भी इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है और जितनी उम्र आप उस बुजुर्ग महिला की बता रहे हैं, इस उम्र में मुझे नहीं लगता कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वह जिंदा भी होंगी। पुलिस वाले की बात सुनकर मन ही मन शरद और कीर्ति को बड़ी संतुष्टि मिली, लेकिन उनके पोते पोती का बुरा हाल था। वे बेचारे अपनी दादी के लिए बहुत परेशान थे और रोए जा रहे थे। कुछ दिन, 2-4 दिन तक वे लोग वहीं रुके और अपनी माँ को ढूंढने का नाटक किया। उसके बाद वे लोग वापस अपने घर आ गए। ना ही तो शरद और कीर्ति को कोई पूछने वाला था कि रामकली जी के साथ क्या हुआ क्या नहीं, और रामकली जी की बेटी को जब यह बात पता चली तो वह अपने भाई के घर दौड़ी चली आई और अपनी माँ को खोने का दुख उसे बहुत ज़्यादा था। इसीलिए बेचारी जब से उसे खबर मिली तब से लेकर बस रोती ही रही। आकर उसने अपने भैया भाभी से पूछा कि भैया, ऐसे कैसे माँ पहाड़ी से फिसल गई? आप लोग तो थे ना माँ के साथ, आपने ध्यान क्यों नहीं रखा उनका? और फिर जब आप सब लोग साथ थे तो सिर्फ माँ का पैर ही कैसे फिसल गया? आप सब तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सही सलामत हैं। तब शरद ने अपनी बहन से कहा, दीदी, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना, आपका क्या मतलब है कि सिर्फ माँ का ही पैर क्यों फिसला? हम क्या आपसे झूठ बोल रहे हैं? यकीन नहीं होता तो आप बच्चों से पूछ लीजिए, कम से कम यह तो झूठ नहीं बोलेंगे। और आपसे ज़्यादा मेरे बच्चे अपनी दादी से प्यार करते हैं, यह जानबूझकर कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और यह तो आपको भी पता ही होगा कि माँ जब भी आपसे बात करती थी तो मेरे बच्चों की कितनी तारीफ किया करती थी। इसीलिए आप फालतू की बातें मत करें। शरद की बहन भी ज़्यादा कुछ नहीं बोली और अब फिर वे अपने घर चली गई। और इधर शरद और कीर्ति दोनों अपनी चाल के सफल होने पर बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ के बारे में एक बार नहीं सोचा, पर कहते हैं ना कि वक्त सबका हिसाब करता है। बस कीर्ति और शरद के कर्मों का हिसाब होना अभी बाकी था। इधर सबकी जिंदगी पहले की तरह चलने लगी। बेटा हॉस्टल चला गया और बेटी अपने कॉलेज की पढ़ाई करने लगी। शरद और कीर्ति भी अपनी जिंदगी में पहले की तरह ही लीन हो गए। अब तो शरद भी पूरी तरह से निश्चिंत था कि उसके पिता की सारी जमीन अब केवल उसकी ही है। उस पर केवल अब उसी का हक है और उसे उसके लिए किसी की तीमारदारी भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बस ऐसा ही कीर्ति और शरद के साथ होने वाला था। शरद और कीर्ति अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और उनकी सामान्य जिंदगी चल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और देखते ही देखते
शरद की बेटी की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और अब उसकी शादी के लिए रिश्ता पक्का कर दिया गया। इधर जब से शरद की माँ की मौत हुई तब से उसकी बहन से उसका रिश्ता लगभग खत्म हो गया और अब अपनी बेटी की शादी का कार्ड उसने अपनी बहन को कोरियर के थ्रू भिजवा दिया। उसे हालांकि उम्मीद नहीं थी कि उसकी बहन शादी में आएगी, लेकिन फिर भी उसने यह सोचकर कार्ड भिजवा दिया कि उसकी बहन की नाराजगी उससे और उसकी पत्नी से है, उसके बच्चों से नहीं। और ऐसा ही हुआ भी। शादी से 2 दिन पहले ही उसकी बहन घर आ गई, लेकिन वह केवल बच्चों से ही अच्छे से बर्ताव करती, अपने भैया और भाभी को हर बात पर ताने सुनाती और कीर्ति और शरद भी कुछ न कहते, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं वह जो कह रही है वह सच ही है। लेकिन फिर भी कई बार वह उसे उल्टा जवाब दे दिया करते। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ गया और आज शरद की बेटी की विदाई होनी थी। लेकिन बारात आने के कुछ समय बाद ही उनके घर में एक ऐसा मेहमान आया जिसने कीर्ति की बेटी के लिए अनेकों उपहार भिजवाए। उस मेहमान के आने से पहले ही एक और गाड़ी आकर रुकी जिसमें कीर्ति की बेटी के लिए अनेकों उपहार थे, जिन्हें देखकर शरद और कीर्ति दोनों चौंक गए और सोचने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा मेहमान है जो हमारी बेटी के लिए इतने सारे तोहफे लेकर आया है। वह सब बेसब्री से उस मेहमान के आने का इंतजार करने लगे कि तभी कुछ ही देर में एक चमचमाती बड़ी सी कार शरद के दरवाजे के सामने आकर रुकी, जिसमें से बनारसी साड़ी पहने एक महिला नीचे उतरी। जैसे ही शरद ने उस महिला का चेहरा देखा, उसे देखकर शरद वहीं चक्कर खाकर बेहोश हो गया और कीर्ति भी वहीं बुत बनकर खड़ी हो गई। जैसे ही उसने उस महिला का चेहरा देखा तो दोनों के होश उड़ गए और कीर्ति के बेटे ने उसे और अपने पापा को पानी के छींटे मारकर होश में लाया और इसके बाद वहां पर सभी रिश्तेदार इकट्ठा हो गए और इधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था। जैसे ही वे दोनों होश में आए तो वह बुजुर्ग महिला बोली और वहां खड़े सभी मेहमान भी बोले, भाई साहब, बेटी की शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और आप यहाँ बेहोश पड़े हुए हैं। और आपने आखिर ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर आप बेहोश हो गए? कि तभी वह बुजुर्ग महिला जो चमचमाती नई गाड़ी में आई थी, वह महिला उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उनसे पूछने लगी, हाँ बताओ ना सबको, आखिर ऐसा क्या देख लिया था तुमने जिसे देखकर तुम इतना डर गए? कोई भूत देख लिया था क्या? कि तभी वे दोनों अपनी माँ को फिर से देखकर फिर से चौंक गए कि अचानक माँ यहाँ कैसे आ सकती हैं। लेकिन उस वक्त बेटी की शादी के समय वे दोनों ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते थे, इसीलिए चुपचाप शादी की रस्मों को निभाने लगे और अपनी बेटी की शादी निपटाई। शादी के बाद जब उनकी बेटी की विदाई हो रही थी तो उसकी नज़र अपनी दादी पर पड़ी, जिन्हें देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी और उन्हें गले लगाकर रोती हुई बोली, दादी, आप कहाँ चली गई थीं? मैंने आपको कितना ढूंढा, हम दोनों ने आपको कितना ढूंढा था, पर आप हमें कहीं नहीं मिली। मम्मी, पापा, मैं और भाई, हम सब कितना परेशान हो गए थे। आप कहाँ चले गए थे दादी? इतने दिनों तक आपको हमारी याद नहीं आई? तब उसकी दादी भी उसे चुप करती हुई बोली, बेटा, मन तो मेरा भी बहुत था तुम दोनों बच्चों से मिलने का। आखिर तुमसे ज्यादा प्यार मैं किसी को नहीं करती, लेकिन
कुछ लोगों ने मुझे तुमसे दूर किया था, लेकिन तुम अब परेशान मत हो। अब मैं आ गई हूं ना। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम बिल्कुल मत रो। बिल्कुल परेशान मत हो मेरी बच्ची। उन्होंने आखिरकार अपनी पोती को विदा किया और तभी जैसे ही शरद की बेटी की विदाई हुई, वैसे ही एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई, जिसे देख शरद और कीर्ति दोनों की सांसें रुकी जा रही थीं कि अब उनकी माँ उनके साथ आखिर क्या करेंगी। डर के मारे दोनों कांप रहे थे कि तभी शरद की बड़ी बहन उसके पास आई और बोली, शरद, इतनी गर्मी में भी तू यहाँ खड़ा हुआ कांप रहा है। क्या हुआ मेरे भाई? सब ठीक ठाक तो है ना? शरद की ओर शकिया निगाहों से देखती हुई उसकी बहन बोली तो कीर्ति खुद को संभालती हुई बोली, दीदी, वो बेटी की शादी थी ना, तो आप तो जानती हैं कि कई दिनों से पागलों की तरह यहाँ लगे पड़े हैं, तो हो सकता है कि बुखार आ गया हो। वैसे ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है और पुलिस को यहाँ किसने बुलाया है? तब शरद की माँ रामकली जी ने कहा, इन पुलिस वालों को मैंने बुलाया है अपने गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए। मैं इतनी आसानी से सब कुछ भूल नहीं सकती। वे अपनी बेटी से बोली, बेटी, तू शायद नहीं जानती कि आखिर उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। तब उनकी बेटी बोली, जानती तो हूँ माँ, लेकिन सिर्फ इतना जितना इन लोगों ने मुझे बताया है। अब आगे मैं आपसे सच जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये बात तो मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये लोग जो दुनिया को बता रहे हैं वह पूरी तरह से झूठ है। लेकिन उस दिन की सच्चाई क्या है, ये आप हमें बताइए। तब रामकली जी ने अपनी बेटी और पुलिस वालों को उस दिन की सारी घटना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सारी बात बताना शुरू किया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे और बहू मुझे अपने साथ घुमाने के लिए मनाली लेकर गए थे। साथ में मेरे पोते और पोती भी थे और हमारा पूरा परिवार घूमने के लिए निकल पड़ा। और तभी मेरे बेटे और बहू ने कहा कि हम लोग घूमने के लिए बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर जाएंगे, जहाँ से बर्फ की परत से ढका हुआ मनाली देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। अब क्योंकि हम अपने परिवार के साथ घूमने के लिए अच्छे अच्छे नज़ारों को देखने के लिए ही गए थे, इसीलिए मैंने भी हामी भर दी और मैं अपने बेटे बहू के साथ पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच गई। वहां मेरे पोते और पोती दोनों अपनी फोटोज वगैरह ले रहे थे। दोनों में से जब किसी का भी ध्यान मेरे ऊपर नहीं था, तब मेरे बहू और बेटे मेरे पास ही थे और तभी किसी ने मुझे उस पहाड़ी की चोटी से धक्का दे दिया। मैं चेहरा तो नहीं देख पाई कि यह किसका काम था, लेकिन मैं यह बहुत अच्छे से जानती हूँ कि यह मेरे बेटे और बहू में से ही किसी का काम था। अब यह सच पता लगाने की जिम्मेदारी आपकी है इंस्पेक्टर साहब कि यह सब किसने किया, मेरे बेटे ने या मेरी बहू ने। यह दोनों इतने स्वार्थी, नीच और घटिया इंसान हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना बेटा मुझे मारने की कोशिश कर सकता है। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने इन दोनों का, जो इन दोनों ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। समझ नहीं आता है कि क्या गलती थी मेरी, जो मेरे बेटे बहू मेरी जान के दुश्मन बन गए। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन्हें मेरी नज़रों के सामने से, वरना कहीं मैं अपना आपा ना खो बैठूं। और इंस्पेक्टर ने उनके बेटे और बहू को जैसे ही हथकड़ी लगाना शुरू किया, वैसे ही बेटे ने सारा इल्ज़ाम अपनी पत्नी पर डाल दिया और कीर्ति ने सारा इल्ज़ाम शरद पर। वह बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। जो कुछ भी किया है इनके बेटे ने किया है।
इनका बेटा तो कभी इन्हें खुश देखना ही नहीं चाहता था। अरे, वह तो इन्हें कब का मारना चाहता था। पैसे के लालच में यहाँ लेकर आया था, वरना इन्हें शहर में ही रहने ही नहीं देता। कि तभी शरद गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, अच्छा, सब कुछ मैंने ही किया है ना? तूने तो जैसे कुछ नहीं किया। माँ के मरने पर सारी जमीन मेरी हो जाएगी, यह बात मुझे किसने बताई थी? तूने सबसे पहले मेरे दिमाग में माँ को मारकर जमीन हथियाने का जो प्लान था, वह तूने ही बोला था, और अब साफ साफ बचकर निकलना चाहती है। वे दोनों आपस में बहस करने लगे, लेकिन इंस्पेक्टर ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गए। अब बेचारी रामकली जी रोए जा रही थीं। जाने किस घड़ी में मैंने उन कपूतों को जन्म दिया। वह बेचारी रोती रोती गिर पड़ी। तभी उनके पोते ने आकर उनको संभाला और अंदर लेकर गया। इधर शरद और कीर्ति को पुलिस पकड़ कर ले गई और धीरे धीरे करके सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले गए। घर में केवल कीर्ति का बेटा, उसकी दादी और रामकली जी की बेटी ही बाकी रह गए थे। जब सब लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठे तो रामकली जी के पोते ने उनसे पूछा, दादी, मुझे एक बात समझ नहीं आई। अगर आप ठीक थीं तो आप इतने सालों हमसे दूर क्यों रहीं? वापस घर क्यों नहीं आईं? क्यों आपने वापस आने में इतनी देर लगा दी? आखिर क्यों दादी? क्या आपको हमारी याद नहीं आई? तब रामकली जी अपने पोते को गले लगाती हुई बोली, नहीं मेरे बच्चे, भला मैं जानबूझकर तुम लोगों से दूर कैसे रह सकती थी? वह तो ईश्वर को ही शायद यही मंजूर था, इसीलिए मैं तुम तक नहीं पहुंच पाई। दरअसल जब तुम्हारे माँ बाप ने मुझे पहाड़ की ऊंचाई से धक्का दिया था तो मैं तेज बहाव से बहती हुई उस नदी में जा गिरी, और उस बहाव के आगे मैं खुद को नहीं संभाल पाई। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं पानी के साथ ही बहती चली गई और बहते बहते पता नहीं कहाँ पहुँच गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक सरकारी अस्पताल में थी, जहाँ से मुझे पता चला कि दरअसल मैं पानी में बहते हुए कहीं दूर चली गई थी और यूं ही नदी के किनारे पर बेहोश पड़ी थी। वहां से निकलते हुए एक व्यक्ति ने मुझे देखा और मुझे अस्पताल तक पहुंचाया। मुझे अस्पताल पहुंचाने के बाद वह व्यक्ति पता नहीं जाने कहाँ चला गया और उसके बाद सरकारी अस्पताल में ही मेरा इलाज होने लगा। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, जबकि मेरा कोई नहीं था, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी इतने दिनों तक सेवा की उन लोगों ने। मुझे कई सालों बाद होश आया। जब मुझे होश आया तो मैं दिन और तारीख सुनकर चौंक गई, क्योंकि तब मुझे एहसास हुआ कि मैं पिछले कुछ सालों से बेहोश पड़ी हुई थी। तब जाकर डॉक्टर ने मुझे बताया कि सर में चोट लगने के कारण मैं कोमा में पहुंच गई थी। इसी कारण मुझे होश में आने में इतना समय लग गया। लेकिन जब मुझे होश आया तो मुझे सारी बातें याद आ गईं और फिर मैं यहाँ तुम लोगों के पास चली आई। लेकिन मैं अपने दोषी को माफ नहीं कर सकती थी, और इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर मैं भी जानना चाहती थी कि मेरे बहू और बेटा मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। आखिर क्या नहीं किया मैंने उनके लिए, जो आज वह मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। यह सोचकर रामकली जी थोड़ी भावुक हो गईं, तो उनके पोते ने उन्हें शांत कराया। उस रात खाना खाकर सब लोग सो गए। अगली सुबह जब रामकली जी अपने घर पर ही आराम कर रही थीं, तो उनके दरवाजे पर पुलिस आ गई
और पुलिस वालों ने आकर बताया कि शरद और कीर्ति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दरअसल उन दोनों ने अपनी माँ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था और उस प्लान के तहत ही वह उन्हें लेकर मनाली घूमने गए थे। सब कुछ तो उनके प्लान के अनुसार ही हुआ, पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि रामकली जी इस तरह उनके सामने आ जाएंगी। वे तो जमीन जायदाद के लालच में बिल्कुल अंधे हो गए थे और जमीन हड़पने के इरादे से ही उन्होंने अपनी माँ को मारने का प्लान बनाया। जब पुलिस वालों ने यह सब रामकली जी को बताया तो वह बेचारी अंदर ही अंदर टूट गईं और अपने बेटे बहू की करतूत सुनकर फूट फूट कर रोने लगीं। आखिर क्या कमी छोड़ी थी मैंने उनके लिए, क्या कुछ नहीं किया मैंने उनकी खुशी के लिए, लेकिन फिर भी जमीन जायदाद के लिए उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। आखिर क्यों? मेरे मरने के बाद तो वैसे भी सब कुछ उन्हीं का होने वाला था, फिर क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? वह बेचारी यह सब सोच सोच कर बस रोए जा रही थी कि तभी उनकी बेटी और उनके पोते ने आगे बढ़कर उन्हें चुप कराया और कहा कि आप मत रो दादी, मैं हूं ना आपके साथ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मम्मी पापा ने गलत किया है और उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। पोते ने और बेटी ने दोनों ने अपनी दादी और माँ का साथ दिया और रामकली जी ने वक्त रहते अपने गुनहगारों को उनके कुकर्मों की सजा दिलाई। आज शरद और कीर्ति अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल में चक्की पीस रहे हैं और रामकली जी अपने पोते के साथ अपने घर में रह रही हैं। उनका पोता और वे अब शरद और कीर्ति को कभी माफ नहीं कर सकते। रामकली जी के पोते का मानना है कि जब वे दोनों लालच में आकर अपनी माँ को मारने की कोशिश कर सकते हैं तो वह इस पैसे के लालच में अपने बेटे को भी जान से मार सकते हैं। इसीलिए वह अपने माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। दोनों दादी पोते खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।